नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट पीसफुली किए जा रहे थे, पर समय के साथ कई इलाकों में वॉयलेंस देखने को मिली, जिसके चलते बांग्लादेश में एक मिलिट्री कर्फ्यू लगा दिया गया। देश भर में स्कूल कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया और वॉयलेंस के चलते अभी तक 180 लोग मारे जा चुके और हजारों जख्मी हैं। लोगों का सीधा गुस्सा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर है। आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Now, the Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina says a nationwide curfew imposed on Friday night will be lifted as soon as the security situation gets better. Some students say they will continue to protest. इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण रोजगार की कमी है। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। वो कोटा सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग 56% जॉब्स बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। इसका मतलब सिर्फ 44% जॉब ऐसी हैं जहां आप मेरिट के बेस पर जॉब ले सकते हो। अब अगर इंडिया के कोटा सिस्टम की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट पर बेस्ड होता है, जबकि बांग्लादेश में मेजॉरिटी रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री को भी समझना होगा। शुरुआत होती है भारत की आज़ादी से, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और उस टाइम मेजॉरिटी लोग बांग्लादेश में बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम लोग उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते थे। ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान अपने कल्चर और उर्दू भाषा को उन पर थोपना शुरू कर देता है। इसके अलावा काफी हद तक इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिली। बांग्लादेश में टोटल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 25% ही बांग्लादेश को दिया जाता था और जब नवंबर 1970 में भोला साइक्लोन आता है, इसके बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, जिसके चलते 3 लाख लोग मारे जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में। फिर भी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से कोई खास सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। Time and again, they've ravaged India, Bangladesh and their neighbors. One such cyclone in 1970 left over 150,000 dead. और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल तौर पर भी काफी भेदभाव देखने को मिलता है। साल 1970 के चुनाव में ईस्ट पाकिस्तान को 162 सीट मिलती है और वहीं वेस्ट पाकिस्तान को 138 सीट मिलती है। पर वेस्ट पाकिस्तान में ये 138 सीट अलग अलग पार्टी को मिली थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में सभी मेजॉरिटी वोट एक ही पार्टी अवामी लीग को मिले थे, जिसे शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा लीड किया जा रहा था। इसका मतलब साफ है कि दोनों ही तरफ के पाकिस्तान पर अवामी लीग की सरकार बननी चाहिए थी। पर उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर याहिया खान ने इलेक्शन के इन रिजल्ट्स को मानने से ही मना कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके अगेंस्ट में शेख मुजीबुर रहमान एक प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग करते हैं और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इससे बचने के लिए लाखों लोग इंडिया आते हैं और 50% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिन्हें अपने घर बार को छोड़ना पड़ जाता है। और इसके बाद 1971 में बांग्लादेश में हमें लिबरेशन वॉर देखने को मिलती है, जिसमें इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट करता है और फाइनली बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है। और जिन फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान से बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उन्हीं फ्रीडम फाइटर का संबंध बांग्लादेश के आज के हालातों से है, क्योंकि 1972 में बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विस की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान एक ऑर्डर पास करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फ्रीडम फाइटर्स को कोटा में 30% का रिजर्वेशन दिया जाता है। पर 1997 में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जाता है और 2010 में इसे और आगे बढ़ा दिया जाता है। मतलब फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया गया था, जिस वजह से 2013 में इसके अगेंस्ट एक और मूवमेंट देखने को मिली। अब जैसे इंडिया में यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसी तरह बांग्लादेश में बीपीएससी का एग्जाम होता है, यानी बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हर साल 3000 जॉब्स के लिए एग्जाम कराता है और करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल ये एग्जाम देते हैं। 4 लाख स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 3000 जॉब्स का होना, ये एक बहुत बड़ा गैप है और इसी कारण से आज हम बांग्लादेश में स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कोटा का 30% फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है और बाकी बचा 10% औरतों के लिए और 10% कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है और 5% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को दी गई है और बाकी बचा 1% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है जो फिजिकली डिसेबल हैं। और इसी के चलते फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिनियम संरक्षण परिषद बीपीएससी के एग्जाम में रिफॉर्म्स की मांग करता है। इस प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में वहां की सरकार एक करिकुलम इशू करती है,
जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड क्लास जॉब के लिए कोटा सिस्टम को हटा दिया गया था। यहाँ तक सब ठीक था क्योंकि स्टूडेंट्स की बात को काफी हद तक मान लिया गया था, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ, और पिछले महीने 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है और इस कोटा सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया जाता है, जिस कारण बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का दावा है कि कोटा सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना तो समझ आता है क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया, पर उनके बच्चों को रिजर्वेशन देना ये कोई सेंस नहीं बनता। अब सवाल आता है ये कौन डिसाइड करेगा कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन नहीं। सरकार ने ये जिम्मेदारी खुद को दी, यानी सरकार डिसाइड करेगी किसको फ्रीडम फाइटर बनाना है और किसको नहीं बनाना। और अगर बात करें सरकार की तो पिछले 15 सालों से अवामी लीग पार्टी ही शासन में रही है और उसकी प्राइम मिनिस्टर रही हैं शेख हसीना। ये वही पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। पर इसके पीछे असल बात कुछ और है। फ्रीडम फाइटर्स को जॉब मिलना इनडायरेक्टली शेख हसीना को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि जब सरकार जॉब दे रही है तो कंट्रोल भी सरकार ही करेगी। और ऐसे फर्जी फ्रीडम फाइटर्स को लेकर अभी तक 60,000 से ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाए जा चुके हैं। इसके बावजूद सरकार का कोई रिस्पॉन्स न आने पर अपोजिशन पार्टीज भी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हो जाती हैं और प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए करीब 7,000 पैरामिलिट्री सोल्जर्स को बुलाया जाता है और पुलिस के द्वारा साउंड ग्रेनाइड्स, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सरकार कोई भी वायलेंस इस्तेमाल ना करे। इस पर सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग तैयार कर रही है, जिससे जल्द से जल्द इन सब का रिजल्ट निकाला जा सके। इस पर अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटा सिस्टम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना आए। इसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल रिस्पांस देखने को मिलता है। वो बातों को घुमा फिराकर कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से, और कहती हैं कि फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो क्या रज़ाकार के ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया जाएगा। रज़ाकार दोस्तों एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है हेल्पर, लेकिन 1971 की वॉर में रज़ाकार एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो कि वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था और इसके अगेंस्ट में ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से मुक्ति बाहिनी नाम से एक पैरामिलिट्री ग्रुप लड़ रहा था। और जब 1973 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तब उन्होंने एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया। बेसिकली ये रज़ाकारों को ढूंढकर पनिश करने के लिए बनाया गया था और इसमें करीब 37,000 रज़ाकारों को ढूंढा गया, जिसमें करीब 26,000 रज़ाकारों को माफ कर दिया गया और बाकी को पनिश किया गया। इसलिए आज बांग्लादेश में रज़ाकार का मतलब है गद्दार, एंटी नेशनल या देशद्रोही। और शेख हसीना की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इंसान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है या तो उसे गद्दार बोल दो या देश के लिए एंटी नेशनल घोषित कर दो। अब अगर देखा जाए तो बेसिकली प्रोटेस्टर्स फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट नहीं है, वे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं। अब जानते हैं कि इस मुद्दे पर इंडिया के गोदी मीडिया रिपोर्टर्स का क्या कहना है। आज तक न्यूज चैनल की तरफ से सुधीर चौधरी तो इस प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड बता देते हैं, बिना किसी प्रूफ के ये कह देते हैं कि इसके पीछे अमेरिका और किसी वेस्टर्न कंट्री का हाथ है। जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं। और ये कैसे भड़कते हैं? क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं। और रिजर्वेशन का डेटा बताते हुए लिखते हैं कि विकासशील जिलों के निवासियों को 10% आरक्षण दिया गया है। विकासशील का मतलब होता है डेवलपिंग, यानी कोई भी चीज जो विकास की ओर बढ़ रही हो, जबकि एक्चुअल डेटा में 10% कोटा पिछड़े जिलों के निवासियों को दिया गया। और उसके बाद कहते हैं कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को देखकर पश्चिम बंगाल में भारत के स्टूडेंट्स भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यह कि बांग्लादेश में हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वामपंथी दलों के जो छात्र भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वो बांग्लादेश के उन दंगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए चल रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को देखकर भारत के स्टूडेंट आरक्षण की मांग कर रहे हैं? अब मैं इन गोदी मीडिया रिपोर्टर से कहना चाहूंगा कि एक बार न्यूज देने से पहले चेक तो कर लिया होता। तो बेसिकली इंडिया में रिजर्वेशन दी जाती है उन लोगों को जिनके साथ आमतौर पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जिनके साथ कास्ट को लेकर भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को समान लेवल पर लाने के लिए सरकार रिजर्वेशन देती है, जबकि बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को रिजर्वेशन दिया जा रहा है।
अब वो कोई नीची जाति के लोग नहीं है, वे कोई पिछड़े लोग नहीं है, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। इसीलिए प्रोटेस्टर्स का कहना है कि अगर रिजर्वेशन देनी है तो कुछ % की दी जाए। इसीलिए 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है कि फ्रीडम फाइटर के इस कोटा को कम करके 5% कर दिया जाए और जो बाकी एथिक्स माइनॉरिटीज और ट्रांसजेंडर का जो कोटा है उसे 2% कर दिया जाए। अब बांग्लादेश में असल प्रॉब्लम तो जॉब्स की कमी का होना है। टोटल 170 करोड़ लोगों का देश है, जहां पर वर्किंग पॉपुलेशन सिर्फ 11 करोड़ है और इन 11 करोड़ लोगों में से भी 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। अब लोगों का खर्चा तो बढ़ रहा है पर लोगों के पास नौकरी ही नहीं है। रिजर्वेशन तो बस एक मुद्दा है, असल में तो बांग्लादेश के लोग सरकार को अपनी हालातों से रूबरू कराना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।